हेलो बच्चों, आजकल हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 का अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो यूनिट फर्स्ट में अपने चैप्टर 4 आते हैं, अब जो चैप्टर नंबर 2 का है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम उन परिभाषाओं को समझते हैं और बाद में गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोगों को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम है वो लिख देते हैं। चैप्टर नंबर है अपना सेकंड का चैप्टर है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। देखना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखना, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा लिखने के बाद में हम इसको समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है। आधा से ज्यादा आपको इसकी परिभाषा लिखने के बाद में ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा है वो लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो देखा क्या परिभाषा लिखी हुई है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं अपने पास ये कोई सतह है, ये अपने पास एक सतह है, इस सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर अपने पास ये तो 1 नंबर नाम दे देते हैं, अगर सतह इस प्रकार की हो, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। या फिर अगर सतह अपनी इस प्रकार की हो, अगर सतह इस प्रकार की हो तो देखना क्या होगा। देखना, इस सतह से जो निर्गत फ्लक्स होता है वो होता है अधिकतम, क्योंकि ये जो सतह है इस सतह से अधिकतम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं।
इसलिए इस सतह से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा अधिकतम, यानी कि यहां पर जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, अधिकतम। और अभी देखना आपको बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे अधिकतम किस प्रकार से होगा, इसको फॉर्मूले के द्वारा भी समझेंगे। पहले तो बस आप इतना याद रखो, इस सतह से निर्गत फ्लक्स है वो अधिकतम। अब आप देख सकते हो इस सतह के अंदर से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही है, इसलिए इस सतह से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा शून्य। विद्युत फ्लक्स वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सतह से एक भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो नहीं गुजर रही है। जबकि कंडीशन नंबर अपनी थर्ड है, इसमें विद्युत फ्लक्स तो होगा लेकिन जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है उससे थोड़ा कम होगा। तो देखना थोड़ा कम कैसे होगा, जैसे कि अपने पास से समझते हैं। जो अपनी पहली सतह है, ये पहली सतह कुछ इस प्रकार की है। जो पहली सतह है ये अपनी इस प्रकार की सतह दी हुई है। अब इस सतह के लंबवत, इस सतह सतह है और इस सतह के लंबवत जो गुजरने वाली, यानी कि ये सतह है और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही है, यानी कि इस स्थिति में अधिकतम विद्युत क्षेत्र की रेखा इस सतह में से गुजर रही है, इसलिए इस सतह से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा अधिकतम। जबकि कंडीशन नंबर सेकंड में आप देख सकते हो जो अपनी सतह है वो कुछ इस प्रकार की है। इस सतह के अंदर से आप देख लेना, ऊपर से जा रही है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दो नीचे से जा रही है, इसके अंदर से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं जा रही है, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, शून्य। तो यहाँ पर लिख दिया है शून्य होगा। अब जो कंडीशन नंबर थर्ड है, कंडीशन नंबर थर्ड में अपनी सतह है इस प्रकार की है, इस प्रकार की सतह है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तो होगा लेकिन इस सतह से थोड़ा कम होगा, यानी इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो थोड़ी कम गुजरेगी, इसलिए इसमें विद्युत क्षेत्र इससे थोड़ा क्या होगा, कम होगा। यानी कि पहली स्थिति में अपनी सतह इस प्रकार की है, अरे कुछ नहीं है, सीधे सिंपल सी बात है। पहली सतह में जो सतह है उसमें इस प्रकार से सतह रखी हुई है पहली स्थिति में, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखना ज्यादा से ज्यादा गुजरेंगी, अधिक गुजरेंगी, इसलिए विद्युत फ्लक्स अधिकतम। दूसरी सतह इस प्रकार की है, अगर सतह इस प्रकार की दी हुई है दूसरी सतह, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दो ऊपर से गुजरी हैं, दो इसके नीचे से गुजरी हैं, इसके अंदर से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरी है, इसलिए विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, इसका जीरो। अब जो कंडीशन नंबर थर्ड है, कंडीशन नंबर थर्ड में अपनी सतह वो इस प्रकार की दी हुई है, कंडीशन इस प्रकार की सतह दी हुई है, यानी कि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो गुजरेंगी लेकिन इस स्थिति से थोड़ी कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा वो इस स्थिति से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। अब देखना इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको समझते हैं। तब तक आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब देखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इक्वल टू, विद्युत फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, फाई इक्वल टू ई इन टू में एस, जहां ई है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता और एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ये है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ऐसे यहां पर क्षेत्रफल सदिश, या फिर इसको हम फाई इक्वल टू करेंगे तो आएगा ई एस कोस थीटा, क्योंकि हमें पता है जो विद्युत फ्लक्स होता है एक अदिश राशि होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश और क्षेत्रफल सदिश, इसलिए सदिश को सदिश से गुणा करेंगे तो अदिश राशि आएगी, इसलिए विद्युत फ्लक्स होती है अदिश राशि, और अदिश का डॉट से हटाएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, त्रिकोणमिति में कोस थीटा, तो फाई इक्वल टू आ गया अपने पास ई एस कोस थीटा, जहां एस है क्षेत्रफल सदिश। और देखना क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे कि पहली सतह अपनी ये थी, पहली सतह है ये थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से गुजर रही थी, पहली सतह में इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो गुजर रही हैं।
अब इस सतह की जो लंबवत रेखा होगी उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। जैसे कि ये सतह है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से गुजर रही है, तो इस सतह की जो लंबवत रेखा है, इस सतह की लंबवत रेखा यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा भी एक इसी साइड है, देखना आप देख सकते हो, ये भी एक इसी दिशा में है, ये भी इसी दिशा में है, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, इसी दिशा में है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता है विद्युत क्षेत्र की सदिश की दिशा के लंबवत जो सदिश, लंबवत जो रेखा होती है उसको हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। जैसे कि ये सतह है, इस सतह की जो लंबवत रेखा इस प्रकार से होगी, लंबवत रेखा, ये जो लंबवत रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी कि ए बी सी साइड दिशा में है और एस बी एक ही दिशा में, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों समांतर है, इसलिए थीटा का मान है वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर आप cos 0 का मान रखोगे तो कितना आएगा, इंटू में एस, यानी कि इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स वो क्या आता है, अधिकतम आता है, और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है इस स्थिति के लिए फ्लक्स वो क्या होगा, अधिकतम होगा। जबकि कंडीशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, कंडीशन नंबर सेकंड में विद्युत फ्लक्स ऐसे है, इस सतह की लंबवत रेखा, इस सतह की लंबवत रेखा ये हो जाएगी, यानी कि ये इस प्रकार से लंबवत रेखा हो जाएगी, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, क्योंकि अपने पास सतह इस प्रकार की है, और विद्युत से जो क्षेत्रफल सदिश होता है इसके लंबवत होता है, लंबवत है तो इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश है, इनकी क्षेत्रफल सदिश है अपना एस, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का, इसलिए जो फाई बराबर है वो कितना आएगा, ES cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। अब जो कंडीशन नंबर थर्ड अपनी कंडीशन नंबर थर्ड है, कंडीशन नंबर थर्ड मैंने बताया था इस प्रकार की दी हुई है, यानी कि ये ना तो लंबवत है और ना ही समांतर है, यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इसका क्षेत्रफल सदिश है, और यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो क्या बना रहा है, थीटा, तो इस सतह से जो निर्मित फ्लक्स होगा फाई बराबर वो क्या होगा, ES cos थीटा, इस सतह के लिए जो निर्मित फ्लक्स होगा वो ES cos थीटा, यानी कि थीटा इस कंडीशन में धनात्मक भी हो सकता है, और थीटा इसमें क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और अधिकतम भी हो सकता है, यानी कि अगर इस स्थिति में अगर 90 डिग्री करोगे, अगर थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री रखोगे तो स्थिति अपनी सेकंड आ जाएगी, अगर थीटा का मान आप 0 डिग्री रखोगे तो स्थिति अपनी कौन सी आ जाएगी, ये फर्स्ट वाली स्थिति आ जाएगी। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स है कि विद्युत क्षेत्र के, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक सतह रखी हुई है, इस सतह की जो लंबवत रेखा होती है, लंबवत जो विद्युत फ्लक्स निकलता है उसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स है वो कहते हैं। जैसे कि अपने पास पहली सतह ये थी, ये पहली सतह रखी हुई थी, इस सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर, और इस सतह जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, अधिकतम, जबकि इस सतह के लिए विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा इस सतह के लिए विद्युत फ्लक्स, क्योंकि इस सतह से एक भी विद्युत क्षेत्र की रेखा वो नहीं गुजर रही है। जबकि कंडीशन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स फर्स्ट कंडीशन से थोड़ा कम होगा। अब इसको फॉर्मूला इसका होता है क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई इंटू में एस, जहाँ यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश होता है जो सतह के जो लंबवत रेखा होती है उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो फाई इक्वल टू ES cos थीटा, क्योंकि ए भी सदिश राशि होती है, एस भी सदिश राशि होती है, सदिश को सदिश से गुणा करते हैं तो अदिश राशि आती है, यहाँ पर डॉट हटाएंगे तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, cos थीटा, तो फाई इक्वल टू ES cos थीटा। अब बात करें सेकंड की, तो सेकंड में ए भी इसी दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है, यानी कि आप देख सकते हो ए भी इसी दिशा में चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, और क्षेत्रफल सदिश यानी इसके लंबवत, इस सतह के लंबवत आपको पता है यही तो रेखाएगी, तो S और E दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो समांतर होने के कारण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
और cos 0 का मान होता है 1, यानी कि विद्युत फ्लक्स फाई मैक्सिमम है वो कितना हो जाए 1। जबकि सेकंड नंबर अपनी सतह है कुछ इस प्रकार की थी, और इस सतह के लंबवत जो रेखा यानी कि इस प्रकार से जो लंबवत रेखा यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का, और cos 90 का मान हो गया 0, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स होगा इससे निर्गत वो कितना होगा 0। जबकि ये सतह थी इस प्रकार की, यानी कि यहाँ पर न तो cos है वो 0 हो रहा है और न ही 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू ES cos थीटा होगा। यानी कि अगर यहाँ पर आप 0 रखोगे, इस स्थिति में थीटा का मान 0 रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये है विद्युत फ्लक्स। अब हम बात करते हैं इसकी विमाओं की और इसके मात्रक की। शायद आपको ये समझ में भी आ गया होगा, सरल सा टॉपिक है, सिंपल सी परिभाषा इसकी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब हम इसकी विमा और मात्रक है वो लिखते हैं, या फिर देखना ये कंडीशन नंबर अपनी 3 हो गई, यानी कि जो सतह है अपनी ये सभी सही सीमित सतह है। अगर जो अपना जो आकार है वो अगर कुछ इस प्रकार से हो, यानी कि अभी जो अपनी सतह थी वो नियमित सतह थी। अगर कोई सतह है वो इस प्रकार की हो, अगर कोई सतह इस प्रकार की हो तो उससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है वो हम कैसे निकालेंगे? इस सतह को एक छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित करेंगे। इस सतह के लिए हमने एक छोटा सा क्या मान लिया है? एक अल्पांश मान लिया है, सूक्ष्म अल्पांश या फिर अल्पांश बोल सकते हैं, यानी कि सतह का सूक्ष्म भाग। यह अनियमित आकृति के लिए यानी कि अभी तक जो अपनी आकृति थी वो नियमित आकृति थी। अगर अनियमित आकृति हो तो उससे जो निर्गत फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम ये जो इस जो आकृति का एक छोटा सा अल्पांश है उसकी हम कल्पना करते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इसी साइड में E वेक्टर, और जो क्षेत्रफल सदिश है ये हो जाएगा DS वेक्टर। क्योंकि सूक्ष्म है, सूक्ष्म के लिए यहाँ पर हम कितना लिखते हैं DS, और ये कोण कितना बनेगा? यहाँ पर कोण बनेगा थीटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सही साइड और ये क्षेत्रफल सदिश है DS वेक्टर। क्योंकि हमें नहीं पता कि कोण है वो कितना बन रहा है, हमें ये थोड़ी पता है कि थीटा 0 डिग्री या थीटा 90 डिग्री है। अगर 0 डिग्री हो तो हमें पता है इंटू में DS है, और 90 डिग्री में हो तो विद्युत फ्लक्स है वो 0, यानी कि सतह अनियमित हो तो उसके लिए हम पूरी सतह को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे। तो इसमें हमने एक छोटा सा अल्पांश है ये इस पे ये ले लिया है, छोटा सा एक अल्पांश, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और ये DS वेक्टर, यानी कि DS वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश, यानी कि इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने लिया है। अगर हम पूरे का क्षेत्रफल लेते तो यहाँ पर ऐसे लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसका सूक्ष्म है इसलिए यहाँ पर लिख दिया है DS। तो इससे जो निर्गत है विद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? d फाई का मतलब होता है कि सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स d फाई इक्वल टू E इंटू में DS, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d फाई इक्वल टू EDS कोस थीटा। ये तो सूक्ष्म सतह के लिए आ गया। अगर पूरी सतह के लिए हमें निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं? इसका समाकलन कर देते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो ये कंप्लीट के लिए विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। यानी कि समाकलन का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों को करके एक बड़ा रूप बनाना। तो अब छोटी चीज तो आ गई है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे तो हमें हमारे पास तो पूरा जो क्षेत्रफल है इसका हमें विद्युत फ्लक्स है वो आ जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो d फाई इंटू EDS कोस थीटा, ये हो गया फाई और EDS कोस थीटा। इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो पूरा का पूरा जो अपना सतह है उसके लिए विद्युत फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर सतह अनियमित हो तो अनियमित सतह के लिए हम छोटा सा यहाँ पर एक अल्पांश मानते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश मान लिया है
और यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, और यह है अल्पांश के लिए क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर। तो d फाई इक्वल टू आ जाएगा इनटू में ds। d फाई का मतलब होता है सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, तो d फाई इक्वल टू ds cos थीटा। अगर कंप्लीट के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो कितना जाएगा, इसका समाकलन कर देंगे, ये ds cos थीटा। अब जो इससे जो निर्गत फ्लक्स आएगा वो पूरी सतह के लिए आ जाएगा, तो फाई इक्वल टू हो गया अपना ds cos थीटा। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात है अपनी कि जो निर्गत फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स वो तो होता है धनात्मक, और जो आगत फ्लक्स है, आगत फ्लक्स वो होता है ऋणात्मक। यानी कि निर्गत फ्लक्स तो क्या होगा धनात्मक, और आगत फ्लक्स क्या होता है ऋणात्मक। यानी कि अगर प्लस कोई चार्ज है तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा धनात्मक, अगर माइनस है तो उसकी ओर फ्लक्स है वो अंदर की तरफ आएगा। यानी कि आपको याद रखना, अगर फ्लक्स निर्गत है यानी कि फ्लक्स अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो निर्गत फ्लक्स है वो होगा धनात्मक, अगर आने वाला फ्लक्स है तो वो क्या होगा ऋणात्मक। निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है और आगत फ्लक्स क्या होता है, निर्गत का मतलब जो निकल रहा है फ्लक्स वो धनात्मक, आगत का मतलब जो फ्लक्स आ रहा है उसको हम लिखते हैं ऋणात्मक में। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो हमारा अगला तो इसमें जो आता है टॉपिक वो आता है कि इसकी विमा और मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का। अब हम वो करते हैं, शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक और विमा की। मात्रक तथा विमा, इसके मात्रक तथा विमा की हम बात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होता है E/2 में S होता है, यह भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जहां E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है E बराबर होता है F/Q। ये चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर ली थी। अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर बल है और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। यहाँ पर है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलॉम। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक है वो कितना होता है मीटर की स्क्वायर। तो हमारे पास E का मात्रक भी आ गया और S का मात्रक भी आ गया, दोनों मात्रक अब हम यहाँ पर रखते हैं। तो फाई इक्वल टू E का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम इनटू Q का मात्रक है वो कितना है, सॉरी जो S का मात्रक है वो है मीटर की स्क्वायर। तो इसका मात्रक है वो कितना हो गया न्यूटन मीटर की स्क्वायर प्रति कूलॉम, या फिर न्यूटन मीटर की स्क्वायर कूलॉम इनवर्स, ये इसका मात्रक हो गया। या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट इनटू मीटर, इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट इनटू मीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा की हम बात करते हैं, तो विमा कैसे निकालेंगे देखना। फाई इक्वल टू अपना E/2 में S, और E का मतलब क्या है F/Q, F/Q, और इनटू में कितना है S। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बल का मात्रक, और बल का मात्रक होता है mL/T-2/Q। आवेश का मात्रक कैसे निकालेंगे कि धारा I बराबर होता है Q/T। तो Q इक्वल टू करेंगे तो आएगा I × में T, I है एम्पियर और समय है T। तो Q का मात्रक होता है A1 और T1, तो यहाँ पर लिख देते हैं A1 T1। अब
S का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है L की विमा होती है L की स्क्वायर। अब जो कंप्लीट मात्रक है वो कितना जाएगा, M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका क्या आ गया मात्रक, यानी कि 5 इक्वल टू इंटू में S, E का मात्र जो सूत्र होता है वो F अपॉन Q इंटू में S। अब जो बल है, बल की विमा होती है ml t माइनस 2 और आवेश की विमा होती है A1 T1 और क्षेत्रफल की L की स्क्वायर। तो ये M1 और ये L है, ये L की स्क्वायर है, तो L की पावर 3, ये T माइनस 1 और T माइनस 2 और T माइनस 1 T माइनस 3 और ऊपर ये A माइनस 1, तो ये इसकी हो गई है विमा। तो अपना ये जो विद्युत फ्लक्स है ये कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा विद्युत फ्लक्स और कुछ है नहीं। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब हम जो अगला जो टॉपिक करते हैं इसी चैप्टर का आता है वो आता है सतत आवेश वितरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सतत आवेश वितरण। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तो देखना चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो आवेश है वो एक बिंदु के रूप में उपस्थित होता है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। अगर आवेश इस प्रकार बिंदु के रूप में उपस्थित हो तो वहां पर हमने कौन सा नियम लगाया था, कूलॉम का नियम लगा दिया था। अब यदि आवेश है वो बिंदु के रूप में उपस्थित न होकर फैले हुए हो, यानी कि सतत जो आवेशों का वितरण है वो एक रेखा के अनुदिश हो, एक आयतन के अनुदिश हो, तो वहां पर जो नियम लगेगा वो कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। वहां पर जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा, गाउस का नियम लगेगा। यानी कि अगर आवेश बिंदु मात्र हो और स्थिर आवेश हो दोनों, तो वहां पर जो नियम लग जाएगा कूलॉम का नियम। यदि आवेश गतिशील हो या फिर स्थिर हो तो वहां पर लगेगा गाउस का नियम, और स्थिर के लिए लगता है कूलॉम का नियम। यानी कि अगर आवेश बिंदु के रूप में न होकर अलग अलग भागों में उपस्थित हो तो उसको हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। और ये होता है अपना 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। और इसमें पहला आता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। यानी कि नाम से आपको पता चल रहा है कि आवेशों का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो, लंबाई के अनुदिश हो, तो उसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब जैसे कि ये अपना कोई सतह है, इसके अंदर आवेश उपस्थित है, जबकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आवेश सिर्फ यहां पर है और यहां पर। अभी तक हमने पढ़ा था कि आवेश सिर्फ 2 जगह पर है, लेकिन आवेश अगर इस प्रकार से हो, बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, इसको हम मान लेते हैं इसके अंदर आवेश कितना है, Q है, और जो सतह की जो लंबाई है वो कितनी है, L। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होगा, रेखीय आवेश घनत्व, उसको हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू होगा Q अपॉन L। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन L, जिसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अब जैसे अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो रेखीय आवेश वितरण की, तो किस प्रकार से लिखोगे, यदि आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो
तो उसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। या फिर एक विमीय सतह के अंदर आवेश का वितरण हो तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर हम बात करें इसकी मात्रक की तो यहां पर क्यू है यानी कि आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब, और एल लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। तो कूलम्ब मीटर इसका, कूलम्ब प्रति मीटर इसका मात्रक आ गया। अगर हम बात करें इसकी विमा की, विमा की अगर बात करें तो विमा देखना यहाँ पर क्यू है आवेश, और आवेश की विमा की थोड़ी देर पहले आपको बताई थी A1 और T1। अब है लंबाई, लंबाई की विमा होती है L, तो इसकी विमा है वो कितने आ जाएगी M0 L-1 T1 और A1। ये इसकी क्या हो गई है विमा हो गई है। तो इसको आप नोट कर लेना और इसका सिंबल याद रखना है जिसको हम लिखते हैं लैम्डा से। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे, ये तो हो गया है सतत आवेश वितरण में 1 नंबर पॉइंट रेखीय आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुदिश हो तो उसको हम बोल देते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब जो अगला आता है इसमें वो आता है पृष्ठ आवेश वितरण। अब जो अगली परिभाषा आती है वो आती है पृष्ठ आवेश वितरण की, यानी कि आवेश का जो वितरण है वो क्या हो एक पूरे पृष्ठ में हो। जैसे कि अपने पास ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश उपस्थित है और मान लेते हैं ये आवेश टोटल कितने हैं क्यू आवेश है। तो जो पृष्ठ आवेश और इसका जो क्षेत्रफल है वो हम मान लेते हैं कितना A मान लेते हैं। तो जो पृष्ठ आवेश घनत्व है इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। तो जो सिग्मा बराबर होगा वो कितना हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यानी कि इसके अंदर हमें कंप्लीट का अगर हमें आवेश निकालना हो कितना आवेश इसके अंदर वितरित हुआ है तो उसके लिए हमें पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना होगा, और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A। पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो Q आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, और A यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर की स्क्वायर, मीटर की स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ गया। अगर हम बात कर लें इसकी विमा की तो कूलम्ब यानी कि आवेश और आवेश की विमा होती है A1 T1, A1 T1, और मीटर की यानी कि L की स्क्वायर। तो इसकी विमा आ जाएगी M0 L-2 T1 और A1। ये इसकी क्या हो गई विमा हो गई। तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण अगर पृष्ठ के अनुदिश हो, ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A, इसमें कुल आवेश है Q, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा से जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A। तो मात्रा करेंगे तो कूलम्ब मीटर की स्क्वायर, विमा इसकी M0 - 2 T1 A1। अब जो तीसरी इसमें आती है वो आती है आयतन आवेश वितरण। अब जो तीसरी परिभाषा आती है वो है आयतन आवेश वितरण, यानी कि आवेश का प्रवाह है आयतन के अनुदिश हो। जैसे कि अपने पास ये कोई सतह है इस प्रकार की, इसके अंदर आवेश उपस्थित है, मान लेते हैं कितना आवेश है Q। तो जो आयतन आवेश वितरण होगा यानी कि जो आवेश का वितरण है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण है। फिर यदि आवेश का वितरण एक त्रिविमीय
ज्यामिति में हो तो उसको भी हम बोल देंगे आयतन आवेश वितरण, जिसको हम रो से लिखते हैं। तो रो इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा कुल आवेश, और इसका आयतन हम मान लेते हैं कितना है पूरे सतह का V। तो Q अपॉन में कितना आ गया V आ गया। अगर हम बात करें इसकी मात्रक की, तो यहाँ पर Q है और Q का मतलब होता है आवेश। आवेश का मात्रक हो गया कूलम और आयतन का मात्रक क्या हो गया मीटर की पावर 3। अगर विमा हम लिखें तो विमा आ जाएगी m0 L-3 T1 और T1। इसको हम बोल देंगे आयतन आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण क्या हो, इस पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, तो उसको हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, डेल्टा से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये है अपना सतत आवेश वितरण। और इन सभी के लिए जो नियम लागू होगा वो कौन सा नियम लागू होगा, गाउस का नियम। तो इसको अच्छे से आपको याद रख लेना है। सबसे पहले इसमें याद रखना है इसके सिंबलों को, इनके सिंबल आपको याद होने चाहिए कि जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको हमने लेमडा से प्रदर्शित किया था, पृष्ठ आवेश घनत्व को हमने सिग्मा से प्रदर्शित किया है, और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित किया है। तो ये सिंबल आपको ये याद होने चाहिए। अब जो अगला टॉपिक करेंगे हम वो करेंगे घन कोण, और घन कोण करने के बाद में अपनाएगा वो आएगा गाउस का नियम। तो जो घन कोण हम करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इनको अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं। कोई अगर डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आपको बता देना है, आपको दोबारा से अच्छे से और समझा देंगे। तो तब तक के लिए आप इसको आराम से पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गाउस का नियम और घन कोण और इसके कुछ अनुप्रयोग। थैंक यू।